हम कल Okay. कल हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम रिव्यू देते हैं। ठीक है, वैसे फ्रिक्शन मुझे लगता है 1.5 घंटे तो खा ही लेगा, ठीक है, बड़ा चैप्टर है, बट कोशिश करेंगे जल्दी निपटाते हैं इसको भी। ठीक है, फ्रिक्शन से स्टार्ट करेंगे। हाँ बताओ क्या कहना चाह रहे हो। मैम एक डाउट भी पड़ा था कल का। कल का कौन सा डाउट है। मैम एक जो था तुम ना वो डायमेंशन वाला। हाँ डायमेंशन वाला था तो सही तुम्हारा, वो अभी मैंने तुम्हारा वो देखा ही नहीं, चेक नहीं करा, ठीक है, मेरे को टाइम नहीं मिला, अभी मैं देख के फिर तुम्हें बताती हूँ अभी की अभी। ओके मैम। चलो फ्रिक्शन करते हैं सॉल्व। फ्रिक्शन देखो बहुत आसान चैप्टर है, सबसे इजी, अगर तुम्हें एनएलएम की सारी एप्लीकेशंस आती हैं तो इसमें तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत आसानी से कर ले जाओगे। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। अब फ्रिक्शन के कई तरीके होते हैं, ज्यादा थ्योरी पे टाइम नहीं लगाएंगे। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। यस मैम। ये मुझे सबसे अगर 2 घंटे फ्रिक्शन पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, है ना। नो मैम नहीं आएगा। यस मैम। कोई नहीं, वर्क पर एनर्जी की भी स्लाइड है मजा मेरे आएगा पास। मैम। ठीक है, और जैसे ही पढ़ेंगे एकदम बढ़िया तरीके से फ्रिक्शन, इसके बाद कभी भूलोगे नहीं फ्रिक्शन को। देखो फ्रिक्शन क्या होगा कि मान लो अगर कोई भी रिलेटिव मोशन होता है ना, तो फ्रिक्शन का काम है उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, है ना, उसे अपोज करने का काम है फ्रिक्शन का। कि अब देखो जैसे मान लो तुम किसी भी ब्लॉक को स्लाइड करते हो, ठीक है, तो वो एकदम से स्लाइड नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन। तुम्हारे ब्लॉक और सरफेसेस के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है जिसका नाम होता है फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन की एक खुद की वैल्यू होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, म्यू पे, है ना, वो किस पे डिपेंड करेगी, म्यू, यानी कि कितना तुम्हारा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द सरफेस और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कितना तुम्हारा म्यू कितना है, उस पे हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू रहेगी, क्योंकि म्यू पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ऊपर से तुम्हारा जो मास ऑफ द ब्लॉक है उस पे भी डिपेंड करेगी, या डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोलूं तो नॉर्मल फोर्स पे तुम्हारे फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है। ओके, अब होगा क्या, तुम इसको तुम मूव करोगे तो फ्रिक्शन क्या करेगा, मतलब ब्लॉक मूव नहीं होगा, चुपचाप बैठा रहेगा, नहीं मूव हो रहा है, तुम और फोर्स लगा रहे हो, पर एक टाइम के बाद जो है तुम्हारा ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देता है ना। तो कुछ समय तक क्या होगा, तुम्हारा कौन सा फ्रिक्शन एक्टिव रहता है बच्चों, जैसे मान लो तुम्हारा ये 5 kg का ब्लॉक है, आप 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। अब मैं बोल रही हूँ कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू की, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो मैंने 0.2 दिया है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितनी वैल्यू लगा सकता है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू 0.2। म्यू एस इंटू एन, है ना। अब म्यू एस क्या है बच्चों, एक फ्रिक्शन होता है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन को बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो देखो इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, म्यू एस, जिसकी वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 इंटू नॉर्मल फोर्स कितना है 50, है ना। यस मैम 15 तो न्यूटन। कितना आया 5 नहीं मैम 1 10 10 फाइव कहाँ से 10 आ आया। गया, 1 10 आएगा। 1, 10 आया 10। यस मैम। भाई 10 न्यूटन आएगा, कैसी कैलकुलेशन कर रहे हो। 10 न्यूटन का तुम्हारा फोर्स है, मतलब तुम्हारा जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम 10 न्यूटन लगा सकता है, मतलब मैक्सिमम फोर्स वो इतनी अप्लाई कर सकता है। पर देखो अगर तुम 2 न्यूटन लगा रहे हो तो फ्रिक्शन क्या 10 न्यूटन अपनी वैल्यू लगाएगा, नहीं, फ्रिक्शन अभी कितनी वैल्यू लगाएगा, फ्रिक्शन अभी 2 न्यूटन लगाएगा, जिसकी वजह से अभी तुम्हारा ब्लॉक मूव नहीं करेगा। मान लो अगर तुमने 10 न्यूटन 10 न्यूटन, अब देखो 3 लगाओगे तो फ्रिक्शन 3 लगाएगा, तुम 4 न्यूटन लगाओगे फ्रिक्शन 4 न्यूटन लगाएगा, इसका मतलब क्या है, दिस फोर्स इज चेंजिंग, ये फ्रिक्शन जो है अपनी वैल्यू क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। अब देखो होगा क्या, अगर तुमने 10 न्यूटन अप्लाई कर दिया
यहाँ से कितना फोर्स आना चाहिए, मैक्सिमम 10 न्यूटन उसने दे दिया। अब क्या है, जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक किस वर्ज पे है, मोशन की वर्ज पे है, कि भाई अब थोड़ा सा भी अगर फोर्स आएगा 10.0001 न्यूटन का भी अगर तुम फोर्स लगा दोगे तो ये जो ब्लॉक है ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, मोशन ले लेगा। और जैसे ही एक बार ब्लॉक ने मोशन पकड़ी, जो तुम्हारा ये फ्रिक्शन की वैल्यू है ये बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये किस में चेंज होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। इसलिए कहते हैं क्या, मूविंग ब्लॉक को मूव करना ज्यादा आसान है, लेकिन जो ब्लॉक रेस्ट पे है उसे मूव कराना बहुत टफ होता है। रीजन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है। तो ये तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शंस की वैल्यू हो गई। अब एक दो क्वेश्चंस के हिसाब से समझेंगे। देखो जैसे ये क्या है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, जब कब होगा, जब बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी। काम क्या है इसका, मोशन को अपोज करना। कौन से मोशन को, रिलेटिव मोशन को। देखो एक क्वेश्चन करेंगे वहां पर इसका इतना अच्छा एप्लीकेशन आएगा, तुम खुद सोचना कि कितना बढ़िया, वो एक अच्छा क्वेश्चन है, उसमें मजा आएगा करने में। ठीक है, तो फ्रिक्शन को देखो कैसे बैलेंस, यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस करी हुई है कि जो फ्रिक्शन है ऐसे फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, रफ सरफेस है, नीचे तुम्हारा वेट लग रहा होगा, उसको बैलेंस तुम्हारा नॉर्मल फोर्स करेगा। इस तरीके से तुम्हारे फ्रिक्शन की वैल्यू रखेंगी। ये तुम्हारे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के होगी। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस एन, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो म्यू एस की वैल्यू क्या है, हमेशा ज्यादा रहेगी, म्यू डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये तुम्हारा फोर्स आएगा कैसे, अप्लाइड फोर्स से मान लो बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, बट एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जाके फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी और फिर कांस्टेंट रहेगी, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। रीजन क्या होता है, रीजन इज इंटरलॉकिंग, क्योंकि सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज होती हैं, उनके बीच में लॉकिंग हो जाती है, वही क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, frictional force when the applied force increase from 0 to 10 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। 6 न्यूटन मैम। ठीक है, 6 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है। तो 6 न्यूटन तक तो हमारा ब्लॉक मूव नहीं करेगा, बट जैसे ही मान लो अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन हुआ, फिर क्या होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज हो जाएगा ना। म्यू जो अब वैल्यू होगी जब फोर्स निकालोगे, तो वहां पर जब तुम्हारी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पूछी जाएगी तो कौन सा यूज करेंगे हम लोग, म्यू के वाला वैल्यू यूज करेंगे। तो ये हमें म्यू के की वैल्यू देगा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स ये है, तो हमें बताओ कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स 7 से लेके 10 न्यूटन तक जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है। अगर मैं बोलूं 6 से 10 तक ही रहेगा ये, है ना, 6 से 10 तक अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकालूं तो म्यू के एम जी, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू रहने वाली है। उस म्यू के की वैल्यू 0.18, मास तुम्हारा 3 इंटू 10, तो कितना कितना आया ये 5.4 5. तो अब जो फ्रिक्शन की वैल्यू रहेगी थ्रू आउट द मोशन 5.4 न्यूटन रहेगी, और उससे पहले कितनी रहेगी, अकॉर्डिंग टू द फोर्स चेंज होती रहेगी। यानी 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, देखो 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, यानी अभी तो लीनियरली इंक्रीज हो रही है, बट 6 पे जाते ही देखो कितना पहुंच गई, उसके बाद जाते ही कितना हो गई 5.4 न्यूटन। तो क्या हो जाएगी, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या रहेगी, कांस्टेंट होती चली जाएगी। तो वही इस तरीके का तुम्हारा वेरिएशन रहेगा। ओके, क्या पूछा है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन द फॉलोइंग सिनेरियोज। तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताओ। अगर एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है वो 4 न्यूटन की है, ये तुम्हारा ब्लॉक है 3 kg का, एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन है, स्टैटिक मैम फ्रिक्शन 5 न्यूटन है ना, 5 न्यूटन लग रहा है ना। ठीक है, एक सेकेंड, पहले इस पे निकालो, 4 न्यूटन वाले पे निकालो, पहले 4 न्यूटन पे बताओ।
फ्रिक्शन कितना, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 0. ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम तुम्हारा फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 0.2 इंटू 30 यानी 6 न्यूटन का। अभी लिमिट, अभी जो अप्लाइड फोर्स है, देखो अप्लाइड फोर्स क्या है? लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो अभी इस केस में एक्सीलरेशन देखो क्या है? 0 रहेगी, 0. है ना? तो अब 5 न्यूटन पे भी क्या रहने वाली है? 0. एक्सीलरेशन 0 0 रहेगी। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसको 7 न्यूटन करती हूँ, नेक्स्ट में होगा शायद। ठीक है, अगर ये अब बताना, अब 8 न्यूटन पे कितना रहेगा? 8 न्यूटन पे एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? फॉर्मूला एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। इधर तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ये तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? एफ माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए। बताओ कितना आएगा? एक्सटर्नल फोर्स मान लो ये तुम्हारा 8 न्यूटन। 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, कितना आ जाएगा? 2 मीटर। ये 8 हो गया, मैक्सिमम आपने निकाला था 6 दे सकता है, ठीक है, इक्वल्स टू एम ए। तो मास इंटू एक्सीलरेशन क्या? 3a, तो एक्सीलरेशन आ गया 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये वाला बताओ जरा। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कीप द वॉल एट रेस्ट। मतलब ये जो ब्लॉक है इसको हमें रेस्ट पे रखना है, तो मैं कितना जो है जो फोर्स चाहिए मुझे, मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? हम जो रिएक्शन फोर्स लगे उसे बैलेंस कर ले। हाँ, आंसर बताओ। A option 1. वेरी गुड, इजी था भाई। यहाँ पे तो तुम्हारा नॉर्मल फोर्स लगेगा, है ना, ये नॉर्मल फोर्स लगेगा। यहाँ पे नीचे कौन सा? वेट लगेगा। अब देखो ये मूव, इसकी टेंडेंसी है ब्लॉक की इधर मूव करने की, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इसके अपोजिट, यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रिक्शन किसके बराबर है? देखो अगर मुझे रेस्ट पे रखना है तो फ्रिक्शन को किससे बैलेंस करना पड़ेगा? वेट से। तो फ्रिक्शन को वेट से बैलेंस करेंगे, है ना। अब बाय फॉर्मूला फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? कौन से फोर्स के? नॉर्मल फोर्स से। तो एफ को किसके बराबर कर देंगे? भाई म्यू एन के बराबर होगा ना फ्रिक्शन। हाँ, म्यू एन इक्वल्स टू एम जी। तो क्या हो गया तुम्हारा? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू एम जी बाय म्यू। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इजी। तो बैलेंसिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला इसका बताइए जरा, ये भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। तो जो ब्लॉक है वो कांटेक्ट में है किसी कार्ट के, स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू। जो कार्ट जो मूव कर रहा है वो आगे एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन ए है कार्ट की। तो बताओ कि अगर मुझे ये इस ब्लॉक को प्रिवेंट करना है फॉल से, तो कितना एक्सेलरेशन अप्लाई करेंगे? ए की वैल्यू। मैम ऑप्शन सी। बाकी के सेम यही है। इसमें देखो एमजी एक्ट कर रहा है, ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ पे है मूव करने की? डाउनवर्ड्स। तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, है ना। यहाँ पर तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स है तो नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो बैलेंस किया फ्रिक्शन को वही एमजी से। क्या होगा भाई? जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए? एमजी से, है ना, या उसके ज्यादा हो। ज्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बराबर होगा तो बैलेंस कर लेंगे, पर गिरेगा नहीं ब्लॉक, ठीक है। अब फ्रिक्शन की वैल्यू वही म्यू एन इक्वल्स टू एम जी। एन को क्या लिख देंगे? म्यू एम ए, क्योंकि एक्सीलरेशन है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। करेक्ट। यस मैम। मैम इस पर सरफेस एरिया नहीं है। किसका? नहीं, सरफेस एरिया नहीं है इसका। मैम ब्लॉक का अगर सरफेस एरिया कम होगा तो जल्दी गिर जाएगा ना। नहीं, ये सरफेस एरिया बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये सूडो फोर्स पे था, ठीक है। ठीक है,
एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा। देखो इसमें रेंज निकालनी है। फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक स्मॉल ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है। पहले सारी फोर्सेस लगा दो जितनी बन रही हैं। जैसे इस पे हमारा नीचे वेट एक्ट करेगा, यहाँ टेंशन लगेगी, टेंशन ब्लॉक्स के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ mg लगेगी। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब मान लो ये ब्लॉक, मैं मान रही हूँ ये ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है, आगे की तरफ। तो सूडो फोर्स क्या कहेगा, कहाँ लगा दे एक्सीलरेशन, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे इसकी एक्सीलरेशन लगा दी ma। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कितने दो ऐसे फोर्सेस हैं जो इस सिस्टम को मूव करा सकते हैं, बताओ। भाई या तो mg मूव करा सकता है सिस्टम को, या ma, है ना। ये टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, ये तो कट पिट जाएंगी। तो तुम्हारे पास देखो दो फोर्सेस हैं, या तो ma या mg, ये एक दूसरे को मूव करा सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा, क्योंकि रेंज है, देखो रेंज। अब हो सकता है ma बड़ा हो या mg। अगर मान लो तुम्हारा mg बड़ा है तो टेंडेंसी क्या है, इस तरीके से मोशन होगा। भाई नीचे खींच लेगा ना mg नीचे खींच लेगा सबको। तो इस ब्लॉक का मोशन कहाँ आएगा, इसकी तरफ। तो इस तरीके से मोशन होने की टेंडेंसी है। कब, जब मेरा mg ग्रेटर है किससे, ma से। क्लियर है। अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करो, mg को बड़ा मान के, mg को बड़ा मान के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो एक्सीलरेशन तुमने कहाँ मान ली, ब्लॉक की एक्सीलरेशन कहाँ हो रही है, डाउनवर्ड्स की तरफ। अब करो। अब फ्रिक्शन फोर्स देखो, अब जब तुमने माना है mg बड़ा है तो मोशन इधर होगा, इस वाले ब्लॉक का नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा इस ब्लॉक पे, ऊपर। यस मैम। क्योंकि तुमने माना है कि भाई टेंडेंसी ये ब्लॉक नीचे जा रहा है क्योंकि mg बड़ा है, तो mg बड़ा है तो फ्रिक्शन ऊपर। तो अब देखो ये ब्लॉक भी कहाँ मूव करेगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो इस ब्लॉक, जब ये ब्लॉक इधर मूव करेगा तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर की तरफ। तो ये फ्रिक्शन मान लो F2 है, F1 है, और इस दूसरे वाले फ्रिक्शन की वैल्यू मान लो वो F2 है। अब फोर्सेस बैलेंस कर दो। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, देखो टेंशन इक्वल्स टू F1 plus ma। हाँ, अरे mg हो गया ना, mg इक्वल्स टू टेंशन प्लस में फ्रिक्शन F2, इक्वेशन 1 हो गई। दूसरे का देखो ma प्लस F1, ये किसके बराबर हो गया, टेंशन के। ये हो गई, ये तुम्हारी दो वैल्यूज आ गई। अब एक बार रेंज निकाल लो, टेंशन को वो करो और फिर रेंज निकालो। पूरी टेंशन की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे। तो देखो क्या हुआ, mg इक्वल्स टू टेंशन। देखो इस क्वेश्चन में ना तुम्हें पूरा एनालाइज करना था कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मैंने मान लिया कि भाई इधर जा रहा है, तो उसके बेसिस पे फ्रिक्शंस की वैल्यू खुद से एडजस्ट करी है। तो mg इक्वल्स टू टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई, ma प्लस F1 प्लस F2। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, mg माइनस ma इक्वल्स टू F1 प्लस F2। ठीक है, तो m कॉमन ले लो, ये हो गया g माइनस a इक्वल्स टू F1 प्लस F2। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो F1 और F2 फ्रिक्शंस हैं ये कौन से फ्रिक्शन होंगे, काइनेटिक फ्रिक्शंस होंगे या स्टैटिक फ्रिक्शन होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना। ये वाले जो फ्रिक्शन होंगे ये फ्रिक्शन होंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि तुम्हें ब्लॉक को तो रेस्ट पे ही रखना है।
ठीक है, तो ये फ्रिक्शन होंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि बैलेंस करके चलेंगे पूरे फोर्सेस को। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रखो स्टैटिक फ्रिक्शन वाली, तो ये किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, देखो μn1 प्लस दूसरे फोर्स का नॉर्मल मान लो μn2। अब इनको वैल्यूज रख लो mg में, अब रेंज निकालो इसकी एक्सीलरेशन की। चलो वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। कितना आया? वो दोनों ब्लॉक का मास तो सेम ही है, तो म्यू एम जी प्लस म्यू, तो F1 देखो, F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी n, नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये हमारे mg को बैलेंस करेगा, तो कितना हो गया म्यू mg प्लस सेकंड ब्लॉक के लिए जरा देखो ध्यान से फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखो तुम्हारा जो नॉर्मल फोर्स है वो इधर लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा। तो इस फोर्स को कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा, अगर मुझे रेस्ट में रखने हैं तो मैंने क्या बोला है, पूरा सिस्टम इधर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, तो इस ब्लॉक को भी यहाँ पर हम सूडो फोर्स से एम ए से बैलेंस करेंगे। तो देखो F2 जो बनेगा वो कितना बनेगा, म्यू एम ए, बस ये चीज सोचनी थी। एम जी मत लिख देते हैं तो वो 2 म्यू एम जी में चला जाएगा आंसर, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ये फोर्सेस, ये दोनों ब्लॉक यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल अब की बार ऊपर नहीं साइड में लगेगा। किसने किसने सही किया था ये स्टेप? वरुण सही किया था ये स्टेप? यस मैम। वेरी गुड। तो अब तो फिर तो आ गई होगी, एक वैल्यू तो बताओ कितनी आई है। मैम जी 1 प्लस न्यू बाय 1 माइनस न्यू। ना, अब जो जी वाली वैल्यूज है उन्हें एक तरफ कर लो, एक्सेलरेशन वाली अलग कर लो। जैसे ये एम जी माइनस म्यू एम जी है ना, ये हो जाएगा एम ए प्लस म्यू एम ए, एम एम हट गया, यहाँ से मैं जी कॉमन ले लेती हूँ तो ये बच गया 1 माइनस म्यू, और ये एक्सेलरेशन किसके बराबर हो सकती है, एक्सेलरेशन हो जाएगी 1 प्लस म्यू, तो बस एक्सेलरेशन आ गया, इसको 1 बाय म्यू के इधर, जी 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो देखो ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट वैल्यू। अगर मान लो जब दोबारा मानोगे कि सिस्टम इधर मूव कर रहा है तो उसके लिए तुम्हें दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस जो साइन है इनको उल्टा कर दो, ठीक है, दोबारा मैंने सॉल्व सेकंड करने की वाली जरूरत बताई थी, आप गलत कह रही हो। नहीं, तुमने बोला था मल्टीप्लाई में बोला था ना। मैंने बोला था जी 1 प्लस न्यू बाय 1 माइनस न्यू। अच्छा, अगर डिवाइड में है तो ठीक है।
ठीक है, अगर डिवाइड में है तो मतलब तुमने दूसरा केस लेके सॉल्व किया है फिर। मैंने पूरा कर अगर दिया था, आपने बोला ना एक बताओ तो मैंने लेफ्ट एक वाली बता दी थी। अच्छा, दूसरे केस से मतलब तुम मानोगे कि ये इधर की तरफ है तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, देखो साइन चेंज कर दो तो ये बनेगा 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, ये एक्सीलरेशन की रेंज हो गई। दिस इज द रेंज ऑफ एक्सीलरेशन, कि यहाँ से लेके इन दोनों के बीच तक एक्सीलरेशन वेरी करेगी, जिसमें तुम्हारा जो ब्लॉक है छोटा वाला वो रेस्ट पे रहेगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। ये तो रेंज था, बट इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है ऑलरेडी तुम्हें गिवन हो कि यहाँ पर इसकी मूवमेंट है तो फाइंड करो फ्रिक्शन क्या होगा, एक्सीलरेशन की रेंज क्या रहेगी। तो इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो कैसे, ये मेन पार्ट था यहाँ पे। जब फ्रिक्शन को लिखोगे तो mg से नहीं ma से बैलेंस करना है। चलो ये वाला बताओ। देखते ही बता दो। सिंपल सी बात है, स्टॉपिंग की बात हो रही है तो ये वाला कुछ फॉर्मूला लगेगा। मान लो ये एस डिस्टेंस चलता है, ठीक है, ये एस डिस्टेंस मेरा चल रहा है, तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस इसका मतलब यहाँ से तुम्हें अभी एस की वैल्यू चाहिए, तो एस की वैल्यू निकालो। और सिंपल सी बात है, अगर ये वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फ्रिक्शन यहाँ एक्ट कर रहा होगा। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको रिटार्ड कर रहा है ना, रिटार्डेशन मिल रही है, तो वो रिटार्डेशन की एक्सीलरेशन मिल जाएगी तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। रिटार्डिंग फोर्स निकालो फ्रिक्शन के केस में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रिक्शन के केस में रिटार्डिंग पॉइंट निकालना आना चाहिए। दो फोर्स लग रही है, एक तो फ्रिक्शन की फोर्स और फिर एक दूसरी नेट फोर्स, है ना। तो उन दोनों को बराबर कर दो, मैकेनिकल फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर दो, एम ए इक्वल्स टू म्यू एम जी। अब ये फोर्स कैसी फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स, तो क्या क्या साइन लगा दो, माइनस का। एम से एम कट गया तो एक्सीलरेशन क्या होगी, देखो रिटार्डिंग माइनस म्यू। तो ये इससे तुम्हारा जो ब्लॉक है ये डी एक्सीलरेट हो रहा है। तो फाइनली 0, इनिशियली वी नॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू 2 इंटू म्यू जी इंटू एस। तो एस कितना आ गया अपन का, वी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। अब डिस्टेंस अपॉन वी, तो डिस्टेंस तुम्हारे पास आ गया वी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, अपॉन में क्या कर दें, फाइनल आंसर दो। मैम ऑप्शन है। करेक्ट, टी इक्वल्स टू वी नॉट बाय म्यू जी इज द करेक्ट आंसर। इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी से निकाल के देखो, रिटार्डिंग फोर्स है ना तो टाइम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देखो, ये तो डायरेक्ट इससे भी आ जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। एक बार देखना, फाइनली 0 हो गया, और u कितना है, v नॉट, माइनस एक्सीलरेशन कितना है, म्यू जी। तो कितना टाइम लगा इसको देखो, टाइम डायरेक्ट ही आ गया है, तो v नॉट अपॉन म्यू जी। लो ये तो फर्स्ट इक्वेशन से ही आ गया, टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसकी करने की जरूरत ही नहीं। तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। बस ध्यान क्या रखना था, ये वाली क्वेश्चन। तो याद रहे, जब भी तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स रखेगा तो उसकी वजह से जो वो आएगा रिटार्डिंग एक्सीलरेशन, दैट्स वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस म्यू जी।
क्लियर है ये? यस मैम। Yes, ma'am. लड़कियों, ठीक है, Yes, ma'am. दिस इज द Yes, क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन एक बार ध्यान से पहले पढ़ो इसको, फिर हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले पढ़ो ध्यान से। अच्छा, मैं अगर तुमसे पूछूं, अगर कुछ टी टाइम बाद मैं अगर फ्रिक्शन की वैल्यू पूछूं, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी कुछ समय बाद ब्लॉक के और इस के बीच में, बेल्ट और इस ब्लॉक के बीच में, किस पॉइंट पे? किसी भी पॉइंट पे, बट कुछ समय बाद, आफ्टर टाइम। And kinetic friction. देखो, आफ्टर टाइम टी, देखो क्या है, ये तुम्हारी एक बेल्ट है ना। अब होगा क्या, जैसे ही तुम यहाँ पर इस ब्लॉक को रखोगे, अब सुनो ध्यान से, जैसे ही तुमने जस्ट ये ब्लॉक रखा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस ब्लॉक की, जस्ट जब रखा है, रेस्ट पे होगा ना, जस्ट रखा होगा जब, क्योंकि पुली तो यस मैम। मूव कर रही है वेलोसिटी कितनी से, वी वेलोसिटी से पुली तो आपकी मूव कर रही है। बट जैसे ही आपने ब्लॉक रखा, ब्लॉक रेस्ट में है, तो कुछ समय ब्लॉक टाइम लेगा किसकी वेलोसिटी में आने के लिए, वी वेलोसिटी पे आने के लिए। जैसे ही वो वी वेलोसिटी पे आ जाएगा, तो ये खुद वी वेलोसिटी से मूव करेगा। अब देखो, दोनों जब सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना फ्रिक्शन। 0. तो फ्रिक्शन इस केस में कितना हो जाएगा, कुछ समय बाद फ्रिक्शन विल बी 0। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब जब टाइम बिल्कुल 0 है, मतलब मैं उसी इंस्टेंट की बात कर रही हूँ जब तुमने इस ब्लॉक को रखा है जिसका मास कैपिटल एम है, मुझे जरा बताओ कि फ्रिक्शन उस इनिशियल टाइम में फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। देखो ध्यान से देख के बताना, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। हम फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड। फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, यस मैम, फॉरवर्ड ही हुआ। है ना, बैकवर्ड में तो नहीं करेगा। नो वेरी मैम। गुड। हाँ, फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, देखो ऐसे सवालों में फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं। तो तुम देखोगे कि ये वेलोसिटी v से आगे मूव करेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे, तो वही क्वेश्चन तुम्हारा पूरा गड़बड़। तो ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। क्या होगा, देखो अब ये तुम्हारी पुली v वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है, ठीक है। अब वेलोसिटी आगे मूव, ये तो आगे मूव कर रहा है, ठीक है, ये रेस्ट पे है। अब मैं क्या करती हूँ, इसी के फ्रेम में जाके देखती हूँ, ठीक है। इसी के फ्रेम में जाके देखने के लिए मुझे पुली को किस पे करना पड़ेगा, रेस्ट पे करना पड़ेगा, भाई पुली तो मूव कर रही है। तो अब मैं फ्रेम चेंज करके पुली को रेस्ट पे लाके देखती हूँ। तो पुली को रेस्ट पे लाके देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक को बैकवर्ड में वेलोसिटी देनी पड़ेगी, है ना। अब ये तुम्हारा जो सिस्टम है, ये किस में आ गया भाई, ये ब्लॉक अब तुमने अब इस पोजीशन पे आके देख रहे हो ना, रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ है, बैकवर्ड्स की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगना चाहिए, अगर ये बैकवर्ड में मूव करेगा तो फ्रिक्शन विल बी आगे, तो आगे की तरफ तुम्हारी फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी। ठीक है, चलो अब इसका आंसर करो। Okay, ma'am. अब इतना सोचने का है, जो पहले वाला क्वेश्चन था और इसमें कुछ अलग ही नहीं है। दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन विल बी सेम। देख लो, एक ही तरीके के सवाल हैं ये, इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है और इसमें भी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो कितने समय बाद फाइनली फ्रिक्शन 0, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में 0 हो गई, रिलेटिव मोशन विल बी 0 फाइनली।
तो फ्रिक्शन की वजह से मिलने वाली रिटार्डेशन कितनी है, माइनस म्यू जी। ठीक है, तो बोल दो किसी भी टी टाइम पे जब फ्रिक्शन सीज हो रहा होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जब फ्रिक्शन सीज हो जाएगा ब्लॉक की वेलोसिटी मान लो कितनी होगी, वी भी मान लो, ब्लॉक की वेलोसिटी वी भी है। फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे है, माइनस एक्सेलरेशन म्यू जी है, उस टाइम की वैल्यू हम t मान रहे हैं, ब्लॉक की वेलोसिटी मान लो v भी है, तो टाइम कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन में म्यू जी। तो वही सेम वेलोसिटी टाइम। आगे चढ़े। Yes, ma'am. देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो एक बार ध्यान से। क्या कह रहा है कि मैक्सिमम एंगल क्या होगा कि जो तुम्हारी ये आंट है ये क्रॉल करेगी। मैक्सिमम एंगल बता दो कि किस एंगल पे ये आंट जो है क्रॉल कर सकती है, क्योंकि उस एंगल से ज्यादा चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्रॉल नहीं करेगी, फिर स्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो वही मैक्सिमम एंगल तुम्हें फाइंड करना है। सोचो मैम पहले tan इनवर्स म्यू जाता है ना इसमें, इंक्लाइन हाँ प्लेन वाले लेते हैं। हाँ, इंक्लाइन प्लेन वाला, जैसे कि एंगल ऑफ रिपोज वाला, राइट। एंगल ऑफ रिपोज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि थीटा की एक पर्टिकुलर एंगल से मैं अगर इस थीटा को बढ़ाती चली जाऊं, है ना, एक पर्टिकुलर एंगल से थीटा को बढ़ाती चली जाऊं तो मेरा ये ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, नीचे आने लग जाएगा। स्लाइड करने लग जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर आता था, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। और म्यू किसका एंगल होता था, बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस इंक्लाइंड प्लेन। देखो जिसको एंगल ऑफ रिपोज वाला कॉन्सेप्ट आता होगा वो ये कर लेगा। अब बता एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, देखो कोई समझाएगा, बताओ जतिन, बताओ एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। थोड़ा क्लियर नहीं है वो कम्प्लीटली। प्रिंस बताओ। ठीक है, देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि एक बार समझो यहाँ पे। अभी तुम्हारा ये मान लो ये एक एंगल थीटा पे तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने इस पे यहाँ पे ब्लॉक रख दिया। अभी जो ये ब्लॉक है शांति से बैठा हुआ है, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है, रेस्ट पे है। अब मान लो जैसे जैसे तुम धीरे धीरे ये एंगल बढ़ाते जाओगे ना, तो एक मैक्सिमम एंगल ऐसा होगा जिसपे ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। उसी एंगल को क्या बोलेंगे, उसी मिनिमम एंगल को जहां पर तुम्हारा ब्लॉक स्लाइड कर जाए वही एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। और वो किसके बराबर होता है, वो एंगल बराबर होता है तुम्हारा tan इनवर्स म्यू के। ठीक है, वो एंगल तुम्हारा tan इनवर्स म्यू के बराबर होगा। यहाँ पे फोर्सेस भी बैलेंस कर सकते हो, नॉट टफ, इतना टफ नहीं है। जैसे मान लो ये तुम्हारी चीटी है तो इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा mg। ठीक है, यहाँ पर फोर्स mg cos थीटा, इसको जस्ट बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल फोर्स, है ना। यहाँ पर इसको नीचे कौन खींच रहा है, देखो mg sin थीटा। जैसे ही mg sin थीटा डोमिनेट कर जाएगा फ्रिक्शन फोर्स को, ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये चैटी, ये क्या होने लगेगी, क्रॉल कर जा, ये क्या क्रॉल नहीं करेगी, स्लिप होने लगेगी। तो ये फोर्स बैलेंस करने थे तुम्हें। तो फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, म्यू n इक्वल्स टू mg sin थीटा। नॉर्मल देखो किसके बराबर है, mg cos थीटा के, म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू mg sin थीटा। ठीक है, तो बस फोर्सेस बैलेंस करनी है, mg से mg काट दो तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, म्यू। तो ये था, जब तक फ्रिक्शन बैलेंस करता रहेगा अपने आप एंड जो है क्रॉल करती रहेगी। जैसे mg sin थीटा क्या होगा, फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो वो नहीं क्रॉल कर पाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज।
ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करना उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना। आंसर तो इसमें पहले ही लगा हुआ है, पर चलो ठीक है, एक बार ट्राई करो, ट्राई दिस। जो फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा फोर्स रिटार्डेशन पे ही आ रहे हैं, कि फ्रिक्शन लगा हुआ है, रिटार्ड हो गया, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इसके वर्क पावर एनर्जी में जाके आएगा, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। तो वहां और अच्छे से सवाल करेंगे इसको। यस मैम 1.25 आ रहा है। आ गया? तो देखो क्या कह रहा है कि एक पैराबोलिक बोल है, ठीक है, जिसकी तुम्हें शेप दी हुई है, मतलब ये पैराबोला की इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 20। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट at which the small mass m that can be placed on the ball without its slipping। ठीक है, तो वो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मतलब मैक्सिमम हाइट पूछे तो यहाँ से वो कैलकुलेट होगा कि मान लो वो मैक्सिमम हाइट क्या है, सॉरी ये स्ट्रेट आएगी, वो मैक्सिमम हाइट क्या है जिससे तुम्हारा जो ब्लॉक है वो क्या ना करे, स्लिप ना करे। तो हमें तो एक कंडीशन पता है क्या, कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, म्यू के। ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है। अब देखो थीटा पूछा है, तो टेन थीटा क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेन थीटा अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, और ये एंगल मेरा थीटा है, तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू म्यू। अभी dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से, इस स्लोप की इक्वेशन से। तो वैल्यू पुट करो dy बाई डी एक्स की, कितना आएगा, 2x बाई 20, दैट कम्स आउट x बाई 2x बाई 20 इक्वल्स टू म्यू। म्यू की वैल्यू गिवन है तुम्हें ऑलरेडी 0.5। ठीक है, तो ये x बाई 10 इक्वल्स टू 0.5। तो कितना आ गया, ये तो x इक्वल्स टू, ये तो 5 आ रहा है। मैम y निकालना है ना। अच्छा, हाइट निकालनी है ना, ये तो मेरे पास ये वाली डिस्टेंस आई है ना, तो x इक्वल्स टू 5 मीटर। देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 मीटर। हमें चाहिए ये वाली हाइट, तो अब हाइट कैसे निकालेंगे, इसी वैल्यू में रख के, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 20, तो 25/20। ठीक है, तो दिस विल कम्स आउट 1.25। तो ऐसे करके दोनों चीज निकाल सकते हो, कि कितनी दूरी पर जाके होगा और कितनी हाइट पे जाके होगा, तो दोनों थिंग्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। डन है? देखो कितना इजी क्वेश्चन था, और ये एडवांस का क्वेश्चन है। अब कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, वही टेन थीटा वाला एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट। यस मैम। ये करो, ये मैं बता रही हूँ, मुझे इसका आंसर एकदम एक्यूरेट चाहिए, एक लाइन का सवाल है, सोच समझ के करना पड़ेगा। चलो, सबका आंसर आना चाहिए। मैम इसमें वही होगा ना, जितना फोर्स नीचे लग रहा होगा उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। नहीं, मुझे आंसर चाहिए, मैं बाद में डिस्कस मैम करूंगी। 9.80 आ रहा है, जी की वैल्यू 9.80 लेनी है ना। हाँ, जी की वैल्यू 9.8 ले लो। हाँ तो 9.80 आ रहा है। लड़कियों, यस मैम। क्या आ रहा है आंसर? जरूरी नहीं है सब, अगर किसी एक का 9.8 है तो
दूसरा आंसर गलत होगा। एक बार हो सकता है तुम्हारा ठीक हो। मैम फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है। फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। जिनका फर्स्ट आ रहा है बहुत अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तुम्हारा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, किसी एंगल पे जिसका एंगल 30 डिग्री है उस पे रेस्ट कर रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। द कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कॉफिशिएंट है वो है तुम्हारा 0.7। तो फ्रिक्शन फोर्स बताना है। तो देखो क्वेश्चन में इसका आंसर है कि वो रेस्ट कर रहा है। तो अगर तुम क्वेश्चन के इसमें ये mg cos थीटा कॉम्पोनेंट, यहाँ पर ये mg sin थीटा से मूव करेगा। अब फ्रिक्शन कहाँ पे लगना है, इसकी टेंडेंसी है यहाँ पर मूव करने की, तो हमेशा फ्रिक्शन उस टेंडेंसी के अपोजिट में मूव करेगा। तो अब फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, क्या, Fl। अब देखो अगर फोर्स, जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू एन, पर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसमें क्या है, रेस्ट पे रखना है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू किससे बैलेंस हो रही है, mg sin थीटा से। तो थीटा मास 2, ग्रेविटी 10, साइन 30 डिग्री 1/2। अच्छा 9.8 है तो 9.8 लगा लेंगे, 1/2। तो कितना आ गया आंसर, 9.8 न्यूटन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, म्यू एन दिखा, अच्छा बस फ्रिक्शन तो निकालना है, म्यू एन लिखा, एन की जगह mg cos थीटा रखा, चलो चलो आंसर सेकंड कर देते हैं। तो सेकंड आंसर करने के मोस्ट प्रोबेबली चांस है, तो ध्यान रखना है रेस्ट पे मतलब फोर्सेस बैलेंस हैं, तो बैलेंस्ड फोर्स का ध्यान रखेंगे। करिए ये वाला क्वेश्चन करिए। इसमें आधा क्या है, ब्लॉक आधा तो तुम्हारा जो है ब्लॉक, सॉरी पाथ जो है वो स्मूथ है और आधा तुम्हारा रफ पाथ है। तो जब ब्लॉक को रिलीज किया रेस्ट से, फाइनली भी रेस्ट में आ गया है, तो हमें बताइए कि कितना इसमें म्यू की वैल्यू कितनी होगी। लेंथ ले लो इसकी कोई भी, मान लो ये इसकी लेंथ L है इतनी, और ये इतनी लेंथ भी L है, ऐसे मान के कर लो। हम्म, बोलो। कुछ नहीं मैम, गलती से हो गया था। ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पर इतना करते हैं, इनिशियली तुम्हारा ब्लॉक रेस्ट पे है, ठीक है, यहाँ तक आया, कितना डिस्टेंस मैंने मान लिया, यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया L है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, फाइनली भी 0 हो रहा है, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी निकाल लें। और एक्सीलरेशन तुम्हें पता ही है, फ्री जब फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये क्या बात है, स्मूथ का मतलब है कि इसको जब ये मूव करेगा विद एक्सीलरेशन g sin थीटा, है ना, यहाँ पर g cos थीटा कॉम्पोनेंट आएगा, तो इसको अपोज करने के लिए अब हमारे पास कोई भी फ्रिक्शन नहीं है।
तो क्या करो, v की वैल्यू निकालो कि इस पॉइंट पे जैसे ही तुम्हारा रफ सरफेस शुरू हो रहा है ए ब्लॉक पर, v क्या होगी, निकालो। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2al। तो इनिशियली तो 0 है, एक्सीलरेशन कितना है, g साइन थीटा इंटू एल। ठीक है, तो ये हमारी v स्क्वायर की वैल्यू। फाइनली भी 0 हो रहा है, तो फाइनली 0 के लिए देखो क्या होगा, निकालो। ये एंगल थीटा है। अब रफ प्लेन पे आ जाओ, वहां पर एक्सीलरेशन क्या होगी, अब देखो फोर रफ प्लेन, वही इक्वेशन लगाते हैं दोबारा, कुछ नया नहीं करेंगे। 2 एक्सीलरेशन, इसकी भी लेंथ मैंने एल मान लेनी है। ठीक है, फाइनली 0 हो जाना है इसने। इनिशियली इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, देखो ध्यान से, 2g साइन थीटा एल, है ना। अब यहाँ पर देखो, जब ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो अब क्या होगा, आगे तो g साइन थीटा है, अब पीछे क्या है, फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब एक्सीलरेशन क्या बनेगी, यहाँ पे लिखती हूँ 2g साइन थीटा इक्वल्स टू 2, एक्सीलरेशन बताओ आगे की तरफ, तो g साइन थीटा, यहाँ पे फ्रिक्शन, जी फ्रिक्शन की साइन थीटा वैल्यू माइनस g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। म्यू जी कॉस थीटा। क्लियर है भाई। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एन, एन की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एक्सीलरेशन के लिए मास हटा दिया। ठीक है, लेंथ एल हो गई, ये 2g साइन थीटा एल है। सॉल्व करो जरा इक्वेशन और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करो। एक बार साइन का देख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव का। ये वाला माइनस का है ना, माइनस लगेगा यहाँ पे। मैम हम्म, इसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ नहीं लगेगा मैम, ब्लॉक फाइनली रुक रहा है ना। पीछे की तरफ कैसे, कहाँ पे, मैम म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा होना चाहिए था। नहीं, ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, ब्लॉक फाइनली मूव कहाँ कर रहा है, आगे की साइड। मैम सही है। फाइनली तो आगे जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन रिलेटिव के पीछे लगेगा। ओके मैम। चलो अब मुझे जल्दी थीटा बताओ। लेंथ से तो एल कैंसिल हो गई, ये तो हटा दो। -4g साइन थीटा इक्वल्स टू -2 μg कॉस थीटा, ये कुछ इक्वेशन बनेगी। और करो, तो यहाँ ले उठा के -2g साइन थीटा हो गया है। ये -2 मैम μg, मैम 2 नहीं कटेगा। हाँ 2 भी कैंसिल कर सकते हो, 2 भी कर दो, क्यों नहीं कर सकते, इजी हो जाएगा। और भी हटा दो फिर ये माइनस। अब हम क्या करें, ग्रेविटी जी भी कैंसिल कर सकते हैं लोग, जी भी कैंसिल कर दो। ठीक है, कितना बचा, -2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू, है ना, इक्वल्स टू म्यू। तो ये आ गया 2 tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। बस यही आंसर है। तो tan थीटा जो भी है, थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, μ/2। तो tan थीटा कितना आ गया, μ/2। याद भी रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे tan इनवर्स म्यू वाला है, एंगल ऑफ रिपोज वाला, वो याद रखना है। हर बार हम लोग ये डायग्राम नहीं बनाने बैठेंगे वहां पे क्वेश्चन पेपर में,
एंगल ऑफ रिपोज का याद रखना है। एंगल ऑफ रिपोज में जो थीटा होता है tan इनवर्स म्यू आता है, तो हर जगह ये यूज करेंगे। एक्सेलरेशन सिंपल केस में g sin थीटा है, आगे लगती है। जब फ्रिक्शन आ जाएगा तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो हमारी एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा हो जाती है, ये वाली एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो कुछ टर्म्स याद करनी है समय बचाने के लिए। यार एक क्वेश्चन और था अच्छा था, एक सेकंड देखने जरा। नहीं है, चलो अब दूसरे एक बार बस 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स है वो रिवाइज कर लेते हैं ना। 2 ब्लॉक्स तो मैं तुम्हें इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ, तुम्हें रट गया होगा अब तो कुछ को, तो फटाफट चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। देखो क्या होता है, तुम्हारे पास 3 केस होते हैं क्या, 2 ब्लॉक्स रखे होंगे, 2 ब्लॉक होंगे, उन दोनों ब्लॉक के बीच में तुम्हें तीसरा केस नहीं पढ़ना है, आता नहीं है एग्जाम में, तो हम लोग तीसरा नहीं डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारे में फर्स्ट और 2 जो है, मेंस में तो 1 और 2 ही पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है, देखो ये फोर्स आगे क्या होगा, 2 ब्लॉक रखे होंगे, इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन होगा म्यू। फोर्स एक तो नीचे लग सकती है, ठीक है, दूसरा फोर्स कहाँ लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं। तीसरा केस क्या बनता है, फ्रिक्शन नीचे भी एक वैल्यू मिल जाएगी फ्रिक्शन की, ठीक है। फ्रिक्शन अब नीचे वाले में भी देखो, अगर तुमने 1 और 2 निकालने आ गए ना, तो तीसरे में ज्यादा बात है नहीं, क्योंकि जो ग्राउंड वाला फ्रिक्शन लगेगा ये यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट कर देगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखना। पहला केस क्या है, 2 ब्लॉक सिस्टम। देखो इसमें इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इनमें या तो तुमसे सवाल किस किस तरीके के पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछ लेगा कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सीलरेशन, वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताओ कि जो दोनों ब्लॉक क्या है साथ में मूव करें। मतलब देखो होगा क्या, इनमें देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो। एक ब्लॉक m है, दूसरा ब्लॉक है, मेरी बात एक ध्यान से सुनो। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, एक मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ये फ्रिक्शन नहीं है और मैं नीचे वाले ब्लॉक को खींच रही हूँ किसी फोर्स से, तो क्या होगा भाई, फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये तो मूव करते चले ही जाएगा, दूसरा वाला ब्लॉक तो जहां है वो तो वहीं बैठा रहेगा ना। तो क्या दोनों साथ में मूव कर पाएंगे अगर फ्रिक्शन इनके बीच में नहीं होगा तो? नो मैम, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना, क्यों? क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक को तुम खींच रहे हो, दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर मैं तुम्हें एफबीडी बना के दिखाती हूँ तो देखो जरा, ये बड़ा वाला ब्लॉक है m, अगर तुम इसको आगे किसी फोर्स से खींचोगे, अब क्या होगा, पीछे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि टेंडेंसी ब्लॉक की आगे मूव करने की है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। इसी के जस्ट ऊपर हमारे पास एक स्मॉल ब्लॉक रखा है m, ये ब्लॉक तभी मूव कर सकेगा क्योंकि देखो फ्रिक्शन फोर्स तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में है, तो अगर यहाँ पर लगेगा तो इस पे भी लगेगा, बट डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेगा, तो इस ब्लॉक पर आगे लग गया फ्रिक्शन। तो एक बात देखो, जो इस ब्लॉक को मूव करा रहा है वो तो सोलो फोर्स है तुम्हारा फ्रिक्शन, जो ऊपर वाले ब्लॉक को मूव करा सकता है ना। अगर ये मैं बोलूं ये म्यू ही मैं ना रखूं तो सिर्फ कौन सी फोर्स लगेगी, देखो बड़े ब्लॉक पे एफ लगेगी, अब कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो जो छोटा वाला मास है ये इसके पास तो कोई फोर्स ही नहीं है जो इसे मूव करा सके। नीचे वाला ब्लॉक चला जाएगा और मास क्या होगा, ये स्लिप कर, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा और ये ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा। तो क्या अब ये दोनों फोर्स, दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर सकते हैं? इस केस में नहीं कर सकते दोनों साथ में, है ना, ब्लॉक मूव नहीं करेंगे। बट अगर क्या है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, अब मैं क्या मान रही हूँ कि दोनों ब्लॉक हैं, इनके बीच में हमारे पास फ्रिक्शन है, ये कैपिटल M और ये मेरे पास स्मॉल m, यहाँ पर फोर्स F लगी, इसको पीछे से फ्रिक्शन अपोज करेगा इसके मोशन को, इसको मूव कराने के लिए हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है, इसको फ्रिक्शन आगे मूव कराएगा। अब क्या होगा, अब एक पॉइंट तक, मतलब एक पॉइंट तक ये जो दोनों ब्लॉक है ना, ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर सकते हैं, मतलब एक सिस्टम की तरह।
एक हद तक एक पर्टिकुलर जो तुमने एफ अप्लाइड है, एफ अप्लाइड पर्टिकुलर तक ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव रखने की टेंडेंसी रखते हैं। अब यही क्वेश्चन आ सकता है कि वो अप्लाइड फोर्स बताओ जब तक ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें। एक सवाल पूछेगा कि वो एक्सीलरेशन बताओ जिसमें दोनों फोर्स साथ में मूव करें, है ना। दोनों अब क्या होगा, जैसे ही वो पर्टिकुलर एक्सीलरेशन से ज्यादा का तुम फोर्स लगा दोगे, दोनों ब्लॉक कैसे मूव करेंगे, अलग अलग एक्सीलरेशन से करेंगे। ध्यान से सुनो, एक पर्टिकुलर अप्लाइड फोर्स तक, ठीक है, एफ अप्लाइड अगर किससे कम है, लेस देन एफ लिमिटिंग से कम है, तो तब तक तुम्हारे फोर्स क्या करेंगे भाई, तुम्हारे ब्लॉक कैसे मूव करेंगे, टुगेदर कैसे मूव कर रहे होंगे, टुगेदर मूव करेंगे। जैसे ही तुमने अप्लाइड फोर्स को ज्यादा कर दिया तो दोनों ब्लॉक की जो एक्सीलरेशन है वो अलग अलग हो जाएगी, दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे। तो देखो, पूरा इक्वेशन बनाने से पहले, सारी इक्वेशंस को सॉल्व करने से आसान, इसका सबसे आसान तरीका मैं तुम्हें बता रही हूँ। जब भी ब्लॉक पे नीचे फोर्स लगे, क्या करने का, पहला स्टेप क्या करने का, सुनो, जब तक ए मैक्स निकालेंगे, मैक्सिमम एक्सीलरेशन फॉर so that ब्लॉक मूव टुगेदर। बताओ, इसका फॉर्मूला मैंने कराया हुआ है क्लास में, BO3 वाले बच्चे, जतिन बताओ। एक सेकंड में सॉल्व होगा, इस टाइम बचाने के लिए। तो ए मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, जब जब फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगेगा, वैल्यू होगी म्यू एस जी। अगर तुम्हें मतलब अगर ये मैक्सिमम वैल्यू, ये एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, ठीक है, अगर इतनी एक्सीलरेशन तुम्हारा फोर्स दे पा रहा है तो मतलब साथ में मूव करेंगे। अगर साथ में मूव करेंगे, अगर इससे ज्यादा हो गई फिर साथ में मूव नहीं करेंगे। देखो, अब क्वेश्चन से समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। जैसे ये सवाल है, देखो मेरे ध्यान से देखो, फोर्स कितने न्यूटन का लग रहा है बच्चों, 2 न्यूटन का। तो एक्सीलरेशन इन ब्लॉक की वास्तव में कितनी है, मैं वो चेक करना चाह रही हूँ। देखो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितना है, 2 न्यूटन। टोटल मास कितना है, 5 न्यूटन, 5 kg। ठीक है, तो 2/5 कितना एक्सीलरेशन आया, 1.4। 0.4। ठीक है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मतलब अभी तुम्हारे ब्लॉक का जो फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन है वो इतना होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, मुझे ए मैक्स निकालना है, जिस पे पूरा क्वेश्चन डिपेंड है। ए मैक्स का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है क्या, म्यू जी। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2, ग्रेविटी की वैल्यू 10, ए मैक्सिमम कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक बात देखो, जो तुम्हारी इस फोर्स की वजह से जो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से जो एक्सीलरेशन आ रही है वो कम है ना ए मैक्स से। यस मैम। यस मैम। तो अब इन केस या तो फोर्स के टर्म्स में कर लो या एक्सीलरेशन में। अब देखो, फोर्स में जाओगे तो पड़ेगा लेंथ ही, एक्सीलरेशन के टर्म्स में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला म्यू जी, बस एक ये फॉर्मूला याद रख लो, नीचे वाले ब्लॉक पे फॉर्मूला इज म्यू जी। तो ये दोनों ब्लॉक अभी भी क्या करेंगे बच्चों, साथ में मूव करेंगे। कैसे मूव कर रहे हैं, ब्लॉक्स मूव टुगेदर, कितनी वेलोसिटी, कितनी एक्सीलरेशन से, ये वाली एक्सीलरेशन 0.4 मीटर पर। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। क्लियर, ये अभी आया है जब तक तुम्हारा फोर्स क्या है या फिर जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है वो अभी भी कम है, जो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स से कितनी आ रही है भाई, इतनी, यानी उसका फोर्स भी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो, फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी 12 न्यूटन। अब जरा करो, ए मैक्स तो वही रहेगा 0.2, 2, 3 सेम डायग्राम में देखो, बस एफ बढ़ाया है। तो कितना आया था ए मैक्सिमम, 2 आया था ना, 2 मीटर पर सेकेंड।
तो यस मैम। फॉर्मूला म्यू जी। ओके, अब निकालो जो तुम्हारा ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है एक्सीलरेशन, यानी ए नेट कितना है, 12/5 कितना आया, 2.4। 2.4। तो अब ये वाली एक्सीलरेशन ज्यादा हो गई। यस मैम। अब क्या होगा, अब दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे, अब दोनों की एक्सीलरेशन अलग अलग है। अब इसका मतलब क्या है, अब तुम्हें एफबीडी बनाने पड़ेंगे। तो अब समझ जाओ, अब यू नीड टू कैलकुलेट डिफरेंट एक्सीलरेशन। कब, जब ये जो ए नेट है ये तुम्हारी ज्यादा हो गई। कंपेयर किससे करनी है, म्यू जी से। ये जो एफ जो एक्सीलरेशन है एफ अपॉन टोटल मास, ये कंपेयर करनी है, किससे कंपेयर करनी है, म्यू जी से। बस अब इतना तो तुम खुद ही कॉमन सेंस लगा लोगे कि भाई जो अप्लाइड फोर्स वाली वैल्यू ज्यादा हो गई, इसका मतलब अब दोनों अलग मूव करने वाले हैं। तो एफबीडी बनाओ 3 kg का। आगे तुम्हारा फ्रिक्शन, ये अप्लाइड फोर्स, पीछे तुम्हारा फ्रिक्शन। 2 kg का बनाओ। 2 kg पे मात्र कौन सी फोर्स लग रही है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की फोर्स। तो अब मुझे फ्रिक्शन चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स यानी नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। यस मैम। तो नेट फोर्स इस पे फ्रिक्शन की है, और यही फोर्स किसके बराबर होने वाली है, मास इनटू एक्सीलरेशन के। तो म्यू एम जी करके क्यों इतना बाहर बनाना, डायरेक्ट एम ए के बराबर कर लो। मास कितना है इसका 2, एक्सीलरेशन कौन सी वाली लगेगी इसके पास, कौन सी, 2.4 वाली। 2.4। निकालो, कैलकुलेट करो इसको। 2 × 2.4 कितना आया, 4.8। 4.8 आएगा मैम। ठीक है। तो अब इसमें, अब इसको इधर वाले में रखो। फ्रिक्शन नेट फोर्स है, एक्स फ्रिक्शन है, और ये इसका नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। दोनों की मुझे एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है, मैं एक बार चेक करती हूँ कितनी है। मैम इस पे फ्रिक्शन क्यों लग रही है, किस पे, तो फ्रिक्शन लाइक सरफेस पे है ना। हाँ हाँ, बट इन दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन है ना, ये इसका फ्रिक्शन, ये इसका फ्रिक्शन अगर आगे है तो यहाँ तो फ्रिक्शन लगेगी। तुम ऊपर लगा लो इसको, ये लो। इन दोनों ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन है ना, ये मूव करेगा तो इस पे भी तो लगेगी। आंसर कैलकुलेट करो। सेवन 7.2 न्यूटन की फोर्स एफ नेट। नहीं नहीं, देखो फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम ए इंटू 2a हमारे पास फॉर्मूला है। एक सेकेंड, एक्सीलरेशन तो हमें निकालनी है ना इसमें। फ्रिक्शन का फोर्स हमारे पास म्यू एम जी, और ये मेरे पास एम ए। ठीक है, इसका मास हमारे पास ऊपर वाले ब्लॉक का 2a है। म्यू की वैल्यू है हमारे पास 0.2, ग्रेविटी की वैल्यू 10, मास कितना है इसके पास देखो 2। अब निकालो एक्सीलरेशन, m की वैल्यू 2 रखो। बना गई मैम। तो एक्सीलरेशन कितना आया है, 2 2 ज़ा 4। 1 कैसे आई है अभी भी, तो सॉरी सॉरी 2 आई है मैम। वेरी गुड। तो ये जो ब्लॉक है इसका अब कितना आया है तुम्हारे पास, इसकी एक्सीलरेशन आ गई मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे की निकाल दो। फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, म्यू एम जी कितना है, फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन हो गया, और नेट फोर्स 12 - 4 इक्वल्स टू कितना, 3a। तो हमेशा याद रखना, जब एफबीडी बनाओगे तो ऊपर वाला फोर्स मत रख देना, वो मास कि 3 + 2 कर दो। बहुत अक्सर यही गलती होती है एफबीडी में, ऊपर कितना मास है हमें कोई लेना देना नहीं, बस अब सिंगल इसी फोर्स को देखना, इसी ब्लॉक को देखना है। इसका मास 3a है तो 3a लेंगे। 6/3, इसकी भी एक्सीलरेशन कितनी आ गई, 12।
12 में से 6 तो 8 होगा ना, 8/3। तो इसकी एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास 8/3। क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कंपैरिजन। कंपेयर करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, अलग मूव करेंगे, अलग मूव करने के लिए एफबीडी बनाना आता ही है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे ऊपर वाले ब्लॉक से, क्योंकि वो अकेला फोर्स है जो उस पे लग रहा है, तो उसको एमए के बराबर कर दिया। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला वही म्यू एन, और उसका एमए से वहां से फ्रिक्शन आ गई, दूसरे ब्लॉक में उसकी वैल्यू रख दी और उसका नेट फोर्स निकाल लिया। तो सबसे इजी तरीका है ये, इस तरीके से सॉल्व करने का। अब मैं तुमसे पूछूं, अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें देखें। तो ये क्वेश्चन हो गए दो तरीके के, ठीक है। केस एक तो ये, जब तुम्हारा वो दोनों साथ में करेंगे, और जब दोनों अलग अलग मूव करेंगे तो ये एक्सीलरेशन। अब सवाल क्या है, ओके, इन हाउ मच टाइम ब्लॉक्स विल गेट सेपरेटेड। चलो, सबकी एक्सीलरेशन आ गई, अब बताओ कब अलग अलग हो जाएंगे, मतलब 1 मीटर वाला ब्लॉक गिर जाएगा इस पे से। तो ध्यान रखो दोनों चल रहे हैं, तो मतलब रिलेटिव मोशन यूज करना। बताओ आंसर। हाउ मच टाइम ब्लॉक्स विल गेट सेपरेटेड। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, जिसमें हम लोग जो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन भी तो कराए थे मैंने तुम्हें, रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन निकाल लो, डिस्टेंस तुम्हारे पास 5 मीटर है। देखो, इस इक्वेशन में रिलेटिव में रख दो सारी चीजें। तो रिलेटिव डिस्टेंस 5 मीटर है, रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालो, इसकी भी तुम्हारे पास है 2, इसकी भी है तुम्हारे पास 8/3, वो निकालो। इनिशियली मान लो क्या, कि इनिशियली जब तक फोर्स नहीं लगा था, दोनों सिस्टम एक दूसरे से रिलेटिव में रेस्ट पे थे, ठीक है। तो ये मैं रेस्ट पे मान सकती हूँ। हाफ इंटू एक्सीलरेशन निकालो, रिलेटिव कितनी है, इंटू टी स्क्वायर, बस आ गया 10/a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ए रिलेटिव कितनी बनेगी, करो। 2/3। हाँ, ए रिलेटिव में क्या करना होता है, एक एक में से दूसरे की एक्सीलरेशन माइनस कर दो, किसी भी एक के फ्रेम में जाके। ठीक है, तो 8/3 में से 2 माइनस कर दो, तो 2/3 आ गई। मतलब इस ब्लॉक को रेस्ट में कर दो। इस ब्लॉक को रेस्ट में करने के लिए यहाँ पर मुझे 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन देनी पड़ेगी, और सिमिलरली इसको फिर मैं यहाँ पे 2 मीटर/सेकंड की दूंगी। तो एक के फ्रेम को रेस्ट में कर दिया, रिलेटिव आ गई, तो कितनी आई 2/3। तो 10 इंटू 2/3 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, रूट 15। 15। हाँ, √15 लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, घबराना है नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये ट्राई करो। इसमें देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट द ब्लॉक, एक सेकेंड, सो दैट द ब्लॉक मूव्स सेपरेटली,
मतलब कि वो वैल्यू बताओ कि जब हमारे जो ब्लॉक हैं वो अलग अलग मूव करना स्टार्ट कर दें, मतलब उससे पहले तो ये साथ में मूव करेंगे, एक पर्टिकुलर फोर्स के बाद ये दोनों अलग अलग मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो वही मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बच्चों किसके बराबर होगी, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। भाई जैसे ये फोर्स एफ लिमिटिंग से ज्यादा होगा, ब्लॉक अलग मूव, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू में इनको एक सिस्टम बना दो और फ्रिक्शन फोर्स निकाल दो, करो। तो सिस्टम बनाओगे तो ये 5 और 3 एक साथ बन जाएंगे ना, ब्लॉक 8 8 का, क्योंकि उससे पहले तो ये एक सिस्टम की तरह मूव कर रहे हैं टुगेदर। टुगेदर मूव करने का मतलब ये जो मिनिमम फोर्स है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है, तो ये इसका तुम्हारे पास 0.1 वैल्यू है। तो फोर्स किसके बराबर होता है हमारा, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एम जी, तो म्यू 0.1। अब मास देखो 5 मत लेना, अब क्या कर रहे हो तुम लोग, सिस्टम मतलब इस पॉइंट से पहले दोनों सिस्टम में है, सिस्टम मतलब साथ मूव कर रहे हैं, तो साथ मूव मतलब मैं इनको एक सिस्टम मान के इनका मास ऐड कर सकती हूँ 8 और ग्रेविटी की वैल्यू 10। देखो मैक्सिमम कितना फोर्स है 8 न्यूटन, यानी अगर तुमने 8 न्यूटन से ज्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे। तो मिनिमम फोर्स यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन पूछ रहा है बस। तो डबल ब्लॉक प्रॉब्लम में इससे अलग क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद क्या करेगा, ब्लॉक पे जो फोर्स है उसको ऊपर लगा देगा, कि ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा दी। ऊपर वाले ब्लॉक के लिए क्या करेंगे वो तुम देखो, सेकंड केस, ठीक है, क्वेश्चन ही दे देते हैं सीधा, क्वेश्चन ही करो। तो मेरे पास इसकी वैल्यूज है नहीं, ठीक है, अगर मान लो मैं इस पे कितना फोर्स देती हूँ, इसकी वैल्यू मान लेते हैं म्यू की 0.1 मान लो, अब मान लो 2 न्यूटन का फोर्स दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, बस फ्रिक्शन के लास्ट क्वेश्चन से। जो फ्रिक्शन की एक्सरसाइज है उसे सॉल्व कर लेना, हो जाएगी। मैम ऊपर वाला सरफेस स्मूथ है। अरे यार एक सेकंड, ये तो कोई केस था ही नहीं जो मैंने तुम्हें दे दिया। ये फ्रिक्शन बीच में है, ठीक है, 3 और 5 के बीच में है। वैसे इसमें इस वाले केस में नीचे वाला मूव नहीं करेगा ना, हाँ जो आपने अभी केस बना दिया 0.1 नीचे फ्रिक्शन दे दिया था, तो नीचे वाला मूव नहीं करेगा ना ब्लॉक। नीचे वाला ब्लॉक फिर डिपेंड करेगा ना, एक्सटर्नल फोर्स भी तो लगाओगे फिर, सिर्फ तो ऊपर वाले पे एक्सटर्नल लग फोर्स रही नीचे वाले ब्लॉक पे लगेगी है, सिर्फ ऊपर वाले पे लग रही है। सिर्फ, और हाँ तो जैसे सिर्फ अगर ऊपर वाले पे लगेगी, देखो अगर ये वाला तो कोई केस बनेगा नहीं, अगर मानो तुमने यहाँ पे फ्रिक्शन दिया 0.1, सपोज करो इस पे 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है, अब क्या होगा, फ्रिक्शन, ये जब ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है, ये यहाँ फ्रिक्शन लगाएगा F1, और इस ब्लॉक के वजह से यहाँ पे एक फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी। तो ये 5 वाला ब्लॉक जब मूव कर पाएगा जब ये वाला जो फ्रिक्शन है ना, ये इस वाले फ्रिक्शन से इसका फ्रिक्शन से ज्यादा होगी। देखो 2 फोर्स आ गई ना, एक तो ए पे लगाई है तुमने 2 न्यूटन की, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिलेटिव मोशन आएगा ना, क्योंकि ये तो रेस्ट पे ही रहेगा कुछ सेकंड के लिए, ब्लॉक ए मूव करना शुरू करेगा, उसकी वजह से ए ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा जो कि उसको बैकवर्ड में क्या करेगा, अपोज करेगा। ये जो F1 फ्रिक्शन है ये 5 वाले ब्लॉक पे आगे लगेगा F1। अब लेकिन 5 वाला ब्लॉक फ्री नहीं है मूव करने के लिए, क्यों, क्योंकि इस पे तो एक और फोर्स लग रही है, जो कि एक और फ्रिक्शन किसकी वजह से लगेगा, जब ग्राउंड की वजह से, क्योंकि जब ग्राउंड पे 5 वाला ब्लॉक आगे मूव करेगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, मान लो F2, तो 5 जब ही मूव करेगा जब F1 ग्रेटर होगा F2 से, और जैसे ही F1 ग्रेटर F2 हो जाएगा तो आप क्या बना लोगे, FBD। F1 तो फाइंड हो जाएगा, F1 फाइंड होने के बाद क्या करेंगे, मान लो F1 की कोई वैल्यू आ गई, सपोज करो 10 न्यूटन,
और इस वाले फ्रिक्शन की वैल्यू है तुम्हारे पास 8 न्यूटन, म्यू एम जी से निकाल लोगे तो इसकी नेट एक्सीलरेशन निकाल लेना। ओके मैम। ठीक है, तो बस यही, तो यही कॉन्सेप्ट है सभी में सेम। अभी ये वाला करो। मैम ऊपर वाले में 0 है क्या? देखो ग्राउंड पे फ्रिक्शन तो बहुत इजी है, ग्राउंड पे फ्रिक्शन बहुत आसान होता है, उसमें बस जो नीचे वाला ब्लॉक है ना उसका एफबीडी बनाते वक्त एक फ्रिक्शन और ऐड हो जाएगा बस, और कुछ अलग नहीं होगा उसमें। हाँ क्या कह रहे हो? 0 है क्या इसका? 0 आ रही है क्या? देखो इसमें जो ब्लॉक है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, 2 बटे नेट फोर्स अपॉन टोटल मास 2/8, तो ये 1/4 आ रही होगी, ये 1/4 कितना होगा 0.25 है ना। ठीक है, ए मैक्स क्या से निकालते हैं, देखो इस केस में जो ए मैक्सिमम निकलती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा होगा तो ए मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू 3/5 इंटू जी। अब बताना ये ए मैक्स कितना आ रहा है, 0.1 इंटू 3/5 इंटू 10, तो कितना आया ये एक बार बताओ। 10 से 10 गया, 0.6। तो अभी तो देखो दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो सिस्टम ने जो 2 न्यूटन का फोर्स दिया है वो ए मैक्सिमम से तो हमारा कम है, ए मैक्सिमम ज्यादा है, तो अभी तो दोनों टुगेदर मूव कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन कितनी होगी, साथ में मूव कर रहे हैं ना, तो दोनों की सेम वैल्यू आएगी। अब मान लो मैंने ये 2 न्यूटन को 8 न्यूटन कर दिया, अब फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये मैं m1 m2 से बताती हूँ। जब भी ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगे तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला म्यू एस m1 अपॉन m2, यानी जो ऊपर वाला ब्लॉक का मास है उन दोनों ब्लॉक को डिवाइड कर दो, ये वाला फॉर्मूला हो गया बस, बाकी तो तुम फोर्स बैलेंस कर ही लोगे। अब देखो अब जो एक्सीलरेशन बनेगी वो कितना बनेगी, 8/8 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे, तो अलग अलग मूव करेंगे तो 3 न्यूटन वाला कैसे मूव करेगा, देखो ये 8 न्यूटन यहाँ पे, इस पे फ्रिक्शन लगी यहाँ। अब 5 न्यूटन वाला क्या, इस पे फ्रिक्शन लगेगी आगे, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ से ये तुम्हारा फ्रिक्शन आ जाएगा, म्यू एम जी की वैल्यू यहाँ पर लगा देना, तो ये तुम्हें नेट एक्सीलरेशन दे देगा एम ए का। करो A1 निकालो, 5 ब्लॉक की एक्सीलरेशन निकालो, 5th ब्लॉक की एक्सीलरेशन कितनी है, लोअर ब्लॉक कितनी एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर इक्वेशन बना के कर लेना, मैक्सिमम की वैल्यू बता दी है, अब तुम्हें फोर्स निकालना इजी हो जाएगा, और कुछ है ही नहीं। काइनेटिक लिमिटिंग, मान लो तुमसे पूछे कि मैक्सिमम फोर्स कितनी लगेगी इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, तो ए मैक्स की वैल्यू निकालना, उसको मास से मल्टीप्लाई कर देना, उससे तुम्हारा मैक्सिमम वो आ जाएगा, मतलब कितना मिनिमम फोर्स होना चाहिए।
अब मैं तुमसे पूछूं कि एफ मिनिमम बताओ कि जब तक ये ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो कैसे निकालोगे एफ मिनिमम? मैं एक सिस्टम कंसीडर कर सिस्टम कंसीडर कर लो 8, और ये तुम्हारे पास 0.1 है, और ए मैक्स तुमने निकाल भी लिया है। अगर मान लो मास इंटू एक्सेलरेशन से निकालना चाह रहे हो, ए मैक्सिमम है ही 0.6, मास है तुम्हारे पास 8, और इससे नहीं निकालना चाहते तो म्यू एम जी से निकाल लो। तो इसके और क्वेश्चंस तुम्हें असाइनमेंट में मिल जाएंगे, एक बार उनमें चेक कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक बार अभी हम लोग कर लेते हैं 10-15 मिनट में अपना वर्क पावर एनर्जी का रिवीजन, कल हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे। नहीं नहीं, ब्रेक कुछ नहीं मिल रहा, ब्रेक चाहिए। तो तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया मैम। जतिन की तो अच्छी चल रही है, बाकी जन तो 10 मिनट 5 मिनट बातें कर लेते हैं, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछ अच्छी लेते चल हैं। रही है। किस किस को लग रहा है आपकी बात तो एक एक सीट लेके ही आएंगे? मुझे तो लग रहा है जितने अभी इतना मेहनत कर रहे हो तो सब सब ले ही लोगे भाई। तो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा उस दिन सब पार्टी करेंगे मिलके। न्यू ईयर कौन कौन मनाने वाला है इस साल? क्रिसमस भी, न्यू ईयर भी, कोई सेलिब्रेशन नहीं? हाँ, देखो बस क्या करना, अपना पढ़ना, और कुछ मन करे तो अपना जोमेटो करके अपने घर पे मंगा के खा लेना, बढ़िया सा। ओके मैम जब मैम। सिलेक्शन होगा तब मंगाएंगे। नहीं नहीं, खाने का क्या है, अपने लिए सेल्फ ट्रीट तो हो सकती है ना, इतना पढ़ रहे हो तो अपने लिए छोटी छोटी चीजें सेल्फ ट्रीट तो दे सकते हो। जब तुम्हारा हो जाएगा तब तो हम लोग मंगाएंगे तुम लोगों के लिए, कि हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, तब तुम मत मंगाना। नहीं, जो भी वही जो मेहनत कर जाएगा उसको तो मिल जाएगी। तो सबको सीएस में जाना है? अगर बीटेक भी मिलेगी तो सब सीएस में जाएंगे? नो मैम। मैम दूसरों मनीष का को नहीं मैम। किसमें जाना है मनीष? मैम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। मैम वैसे पावर इंजीनियरिंग है, उसे इलेक्ट्रिकल में आता है। और जतिन को? सीएस या मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग। ठीक है। वरुण? हम CS AI ये सब। हाँ, वो एआई का अलग से ब्रांच तो नहीं होगा ना, वो सीएस में मिलेगा। हम देखे थे मैंने, कुछ कॉलेजेस में खुल रहे हैं नए नए। अच्छा, एआई का अलग से ब्रांच? आईआईटी मद्रास भी देता है। अच्छा, आईआईटी मद्रास भी तो अभी नई बनी है। तो बहुत पुरानी है। कुछ आईआईटीज है ना जो अभी हाल ही में ही सेटअप हुई हैं, यस यस मैम। मैम। तो उनमें तो मिल सकती है आईआईटीज। अगर तुम्हें थोड़ा जिंदगी में एक्सप्लोर भी करना है और अच्छी लेवल की पढ़ाई चाहिए तो आईआईटी मंडी तो बेस्ट है ना, उसमें टीचर्स फैकल्टीज भी बहुत अच्छी हैं। यस मैम। आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या करी है? मेरी तो ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स है, फिर उसके बाद एमएससी एनआईटी से है, हमीरपुर का, अगर नाम सुना है तो। यस मैम। हाँ, बट हमें बीटेक करने का मौका नहीं मिला, हमने बीएस एमएससी कर ली फिर। मैम मन्नी के बीटेक करने का फिर कुछ और नहीं रीजन नहीं, था? उस टाइम तक था ना वो बीटेक वाला, वो नहीं था जैसे इतना क्रेज है ना। उस टाइमिंग पे मेरा क्रेज कुछ कहीं और था, यूपीएससी के उसमें था, तो उस टाइमिंग पे आईआईटी में ध्यान ही नहीं दिया। फिर
जब पूरी हवा निकल गई यूपीएससी करके, 1 साल अटेम्प्ट देके फिर अपनी वापस इसी लाइन में ही आ गए। तो ये था, तो सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो तुम लोग देखो पढ़ते रहना। अगर तुम्हारा ये है ना कि अगर ये हमारा ड्रीम है, तो मैं तो यही कहूंगी कि ड्रीम है ना अगर, तो फिर तो बिल्कुल इसके पीछे पड़ जाओ। अगर ये अभी दे रहे हो, क्योंकि ना बाद में बहुत रिग्रेट होता है। जैसे मैं अभी अब अगर 4-5 साल बाद जाऊं तो मैं देखूं अपने आप को कि मैं क्या चीज ठीक कर सकती थी, तो शायद यही मेरा एक डिसीजन होता कि मैं अपनी क्लास 12th में वो एक बार एग्जाम जरूर देती आईआईटी का। हो सकता है कि अब लाइफ कुछ चेंज हो जाती, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट जॉब का जो क्रेज है ना इंडिया में, मैं बता रही हूँ ये सबसे ज्यादा ऐसा है, अंधेरा, अंधेरी जिंदगी होती है ना, डिप्रेशन वाली, ऐसी जिंदगी है वो। क्योंकि ना तुम प्राइवेट के बचते हो ना, क्योंकि एट द एंड सबको क्या चाहिए मुझे बताओ। तुम लोग बीटेक में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या चाहिए? पैसा। अच्छी लाइफ चाहिए ना, पैसा चाहिए ना। किसी का ऐसा मन तो है नहीं कि भाई मुझे तो बस पढ़ाई में मन कर रहा है, मुझे अच्छी लगती है फिजिक्स इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, पैसा आता रहेगा, ऐसा तो कोई नहीं होगा भाई, है ना। सबको पैसा चाहिए, वही है, तो सबको एट द एंड पैसा चाहिए। हाँ, पैसा, आजकल पैसे से इज्जत आती है, ठीक है। इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव मनी, यू हैव एवरीथिंग, आज की डेट में तो, ठीक है, आज की डेट में तो ये है। तो वही है कि अगर तुम्हें सरकारी में, तो मैं बोलूंगी गवर्नमेंट जॉब में तो जाना ही मत भाई, एकदम अंधेरी अंधेरी दुनिया है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ, भूल जाओ अब तो सरकारी। हाँ हाँ, यूपीएससी में भी यार, यूपीएससी में तुम ये देखो ना कितना कम रेट है वो होने का, सिलेक्शन हम रेट जज बन कितना सकते कम। हैं। हाँ, जज बन सकते हो, लॉयर बन जाओ, उसके लिए तो कोई एग्जाम ही नहीं है क्या करोगे फिर? सबको एक चाहिए ना कि हर महीने सैलरी आती रहे, सबको सैलरी चाहिए भाई। आईआईटी के बाद यूपीएससी, जतिन क्या आईआईटी के बाद यूपीएससी क्यों? फेमस बहुत है ना आईटी वाले। नहीं नहीं, आईआईटी करके कुछ अच्छा काम करो भाई। इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी पीछे है, वैसे ही जो सक्सेस होते हैं वो यूएस से भाग जाते हैं। बहुत जरूरत है इंडिया को अच्छे यस मैम। तुम जैसे लोगों की। नया नया आईटी का भूत चढ़ा था ना, तो एक रील बहुत फेमस हो रही थी कि कौन पढ़ेगा सी? इंडिया तभी तो बढ़ेगा यूएसए। देख वही तो यार ये गलत चीजें है ना बच्चों, ये नहीं होना चाहिए। अपना इंडिया को अब डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाओ। यस मैम। यस मैम। यही है। और अपनी लाइफ में ना कभी ये रिग्रेट मत लेके चलना कि 2 साल बाद अगर तुम सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए था यार, ये तो कर ही लेता, तो ये वही पॉइंट है तुम्हारी लाइफ का। अगर तुम्हें करना है तो एकदम अच्छे से करो, नहीं करना है तो फिर बिल्कुल मत करो, मैं तो यही बोलूंगी। क्योंकि एट द एंड तुम्हें, मैं बताऊं क्या ऐसा होता है, जो तुम्हारा पैशन है ना, पैसा और पैशन, पैशन है ना तो भी पैसा आएगा। अगर मान लो तुम्हारा किसी चीज में मन ही नहीं है और तुम उस जॉब को कर रहे हो, तो पैसा तुम्हें मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। और तुम का छोटे से छोटा काम कर लो, अगर तुम्हारा मन कर रहा है ना, मन है उसमें, तुम्हारा पैशन है, तो जरूर पैसा मिलेगा। ये होता है। यस मैम। यूएससी का फ्लैग किसने लगा रखा है? नहीं, यूएस वो तो ठीक है, हम लोग वो हैं, सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर, पर इसमें तो क्या नेशनल वो वाली, सभी देशों का वो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो वर्क पावर एनर्जी पे आते हैं, थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं, कल सीधे सीधे इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे फिर फटाफट। देखो वर्क पावर एनर्जी में पूरा जो मैकेनिक्स पढ़ के आए हो, एनएलएम फ्रिक्शन जो भी पढ़ के आए हो, वो सारा इसमें यूज हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी में। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी में 2-3 चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहला तो ये तो सबको पता है, फोर्स एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंगल्स पे तुम्हारा फोर्स डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद जो इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, एनर्जी कंजर्वेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आता है। और एक तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये देखो एफ डॉट एस मतलब एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, एफ डॉट एस क्या देगा, वर्क डन देगा। ठीक है, बट इसमें भी ये है, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रख के चलेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट विद साइन लेके चलेंगे। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स वाले क्वेश्चन है
कि स्प्रिंग फोर्स में भी हम लोग देखो मोस्टली एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी स्प्रिंग क्या करती है, एनर्जी को स्टोर कर लेती है। अगर मान लो किसी अमाउंट से एनर्जी तुम्हारी चेंज हुई है, उसका मतलब क्या है, किसी अमाउंट से एनर्जी चेंज हुई है तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा एनर्जी कंजर्वेशन से भी यूज कर सकते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स एनर्जी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मान लो तुमने किसी भी स्प्रिंग पर फोर्स लगाया है, वो एक्स नंबर का डिस्प्लेसमेंट देता है, तो कितना वर्क डन किया गया है इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने में, तो कितना हाफ के एक्स स्क्वायर का वर्क डन होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। दूसरा, इस तरीके के क्वेश्चंस कि क्या होगा, फ्रिक्शन होगा फोर्स में, ब्लॉक में फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, क्या बोलेगा कि फाइनली अगर तुम्हारा फ्रिक्शन, अगर तुम्हारा ब्लॉक रेस्ट पे आ गया तो बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, है ना। तो खुद देखो यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी थी, mgh, भाई ऊपर इसके पास एनर्जी कितनी थी, mgh। फाइनली इसकी एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी स्टॉप हो जाएगा, जीरो वेलोसिटी हो गई। और क्या नहीं है इसके पास, कोई ग्रेविटेशनल हाइट की वजह से भी कोई एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी सारी एनर्जी को किसने यूज कर लिया, कहाँ यूज हो गई सारी एनर्जी, फ्रिक्शन में यूज हो गई, है ना, सारी एनर्जी फ्रिक्शन में यूज हो गई। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से तो बहुत सवाल आते हैं, फ्रिक्शन से वर्क का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ऊपर से फिर तुम्हारे ये बॉब वाले क्वेश्चन है कि अगर मान लो ये ब्लॉक अभी तो यहाँ पे है, मैं इसको कुछ वेलोसिटी दे, अच्छा ये तो उल्टा हो गया है, ये तो ये वाला है कि ये ब्लॉक अभी तो यहाँ पे था, फिर क्या किया हमने, इसको रिलीज कर दिया एट द बॉटम, तो बताओ कि इसकी फाइनली स्पीड कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने देखो क्या लगाया है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एक ध्यान से देखो कि इस पॉइंट पर कौन कौन से वर्क लग रहे हैं किसी भी ब्लॉक पे, एक तो ग्रेविटी लग रहा होगा और एक हमारा टेंशन, बट वर्क डन बाय टेंशन हमेशा कितना होता है, जीरो। तो टेंशन तो है ही नहीं, तो जितनी ज्यादा तुम्हारे पास यहाँ पे ग्रेविटी वाली जो एनर्जी इसने कैरी करी थी वो सारी की सारी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर ब्लॉक है, एंगल थीटा अगर हमने इसको ऐसे मूव करा दिया तो अब बताओ कि अब इसकी यहाँ पर कितनी एनर्जी का चेंज आया है या कितना वर्क डन आया है वो बताओ। तो उसमें भी हम लोग कैसे निकालेंगे, एनर्जी कंजर्व करके। ठीक है, फिर उसके बाद आती है पावर। पावर से इजी क्वेश्चन आते हैं बट फॉर्मूला बेस्ड। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होती है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितने समय में कितना काम कर लिया, यानी वर्क डन बाय टाइम। एफ डॉट डी एस बाई डी टी करते हैं तो दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एफ डॉट बी। अगर दोनों के बीच में कुछ डॉट प्रोडक्ट है, कुछ थीटा बन रहा है तो फॉर्मूला विल बी एफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में देखो कितना है वर्क डन। ये वाला क्वेश्चन वही है जो उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोगों को कंजर्वेटिव फोर्स में लिखनी है तो देखो कितना आ रहा है कंजर्वेटिव फोर्स में, वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये कब है, जब तुम्हारा फोर्स कौन सा हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो कंजर्वेटिव फोर्स से कोई वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो नेगेटिव केस नेगेटिव रहेगा। और डायरेक्ट लिखना चाहो तो डब्ल्यू एफ इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अगर यही एक्सटर्नल वर्क डन होता कंजर्वेटिव, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी याद रखना, नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है। हाँ देखो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन है कि मान लो ये हमारी रॉड एल है, ये हिंज करी हुई है। अब मान लो मैं इसको स्लोली 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 कहाँ लेके जाती हूँ, इसको किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके जाती हूँ जो कि इनिशियल पोजीशन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वर्क डन निकालो कि हमने कितना वर्क डन किया है, जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना वर्क डन है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, अप्लाइड फोर्स का वर्क डन, इसको हम सिर्फ और सिर्फ कैसे निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से निकाल सकते हैं।
है ना, कि यहाँ से यहाँ लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, वही वर्क डन है। काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, क्योंकि स्लोली स्लोली लेके गए हैं। अप्लाइड फोर्स कैसा है, देखो स्लोली स्लोली ब्रिंग लेके गए हैं, तो स्लोली का मतलब क्या है, वेलोसिटी कितनी है, 0 के दी आसपास। नहीं है ना। हाँ, वेलोसिटी है ही नहीं क्योंकि स्लोली लेके गए, तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाले सारे क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे, बस अभी देख लेते हैं किस तरीके के सवाल आते हैं। हाँ, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कि अगर हम लोगों को ये कंजर्वेटिव फोर्स बताना है कि दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, तो कैसे निकालेंगे, F इक्वल्स टू डेल ऑपरेट कर लेते हैं, है ना, कि डेल ऑपरेटर निकाल लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, ठीक है। यस मैम। और फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कर्व, यहाँ से एक क्वेश्चन तो अब देखने को मिल ही जाता है, सिर्फ और सिर्फ देखो इस वाले इक्वेशन पे बेस्ड, इक्विलिब्रियम पार्टिकल, ये वाले क्वेश्चन इस वाले इक्वेशन पे बेस्ड, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व पे से क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस इक्वेशन को देखेंगे कि किस पार्टिकल पे स्टेबल रहता है, किसी पे अनस्टेबल रहेगा। तो स्टेबल रहेगा तो मतलब कैसा रहने वाला है कि अगर मूव करोगे तो वापस अपनी जगह आ जाएगा, तो ये स्टेबल हो गया, है ना। और अनस्टेबल क्या रहेगा, थोड़ा सा मूव कर दिया तो कभी वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम के लिए, पोटेंशियल एनर्जी का जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, du/dx, स्लोप 0 होना चाहिए। मतलब कोई इस तरीके का ग्राफ रहेगा, तो यहाँ पर अगर स्लोप बनाओगे तो इसका स्लोप कितना आया, du/dx में इसका स्लोप 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर तुम्हें कैसा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल का कैसे निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव करके। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो अनस्टेबल। ये याद रखो ये चीजें ऐसे, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आफ्टर द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद दूसरी जो चीज तुम्हें याद रखनी है वो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें क्या कहता है कि कोई भी पॉइंट हो आपकी एनर्जी ना कंजर्व रहती है। जैसे कोई भी बॉल का पॉइंट ले लो, या अगर जैसे किसी बॉल को आपने ऊपर से नीचे थ्रो किया है, तो यहाँ पर सारी एनर्जी V0 रहेगी, तो सारी एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में है। फाइनली जब फाइनली तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो सारी की सारी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ फाइनल एनर्जी। तो इनको बैलेंस करके भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तुम्हारी एक्सरसाइज है। चलो अब ब्रेक क्या लेना, तो क्लास में तुम्हें लीव ही कर रही हूँ। कल वर्क पावर एनर्जी के सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा एक बार फ्रिक्शन के क्वेश्चन कर लेना भाई, ठीक है। ओके मैम। मैम एक प्रश्न था छोटा सा। हाँ, क्या कर दूं? एक क्वेश्चन था ना कल वाला, डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन वाला, ठीक है भाई। बाकी लेफ्ट कर दो। इसका इन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है, वो बताना है कि क्यों गलत है, ठीक है। नहीं, हाँ प्रगति बोलो भाई। प्रगति, हाँ मैम तुम्हारा आपने कॉल करा था। हाँ, वो तुम्हारा सेशन था ना। यस मैम, वो उस दिन हो नहीं पाया था आई थिंक। राइट, वो हो ही नहीं पाया ना। मैम आप राइट टाइम बता दीजिए। कल फ्री हो क्या प्रगति? नो मैम, कल तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, कल नहीं हो पाएगा। तो फिर एक्चुअली तो संडे को आई थिंक पॉसिबल है। संडे को, तो संडे को कर लेना। फिर तुम ही टेक्स्ट करना कि मैडम इस समय पे मैं फ्री हूँ, आप मुझे बता दो। अच्छा ओके मैम, ठीक है, मैं बता तब दूंगी। हम लोग डिसाइड कर लेंगे। जी मैम, थैंक यू। ओके, गुड इवनिंग मैम। बाय मैम। बाय बाय बच्चों। वही Bye, ma'am. वरुण, हाँ बाय। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। देखो वरुण, मुझे इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा मुझे एरर तो नहीं दिख रहा है इसमें, है ना। EMF इंटू वोल्टेज, तुमने फॉर्मूला तो सही लगाया है यार। अच्छा, ये d∅/dt है, d∅/dt इज EMF।
नहीं देखो, पता है क्या मुझे इसमें क्या एरर लग रहा है, जो ये ईएमएफ है ना, जो d5/dt है, ये कौन सी ईएमएफ आती है? d5/dt अच्छा शायद वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बीए आती वाली है होती है ना, बीए वाली होती है ना, हाँ बीए वाली, हाँ, लाइक वो बी डॉट डी। इंड्यूस्ड, हाँ वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आती अच्छा है ना। ओके मैम, ठीक है और मैम, तुमने क्लियर क्लियर। ये जो लगाई है ये इलेक्ट्रिक वाली लगा दी है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं आया। अब एक ओके मैम, काम क्लियर करना, क्लियर। सुनो सुनो, प्रूफ करने के लिए एक काम करना, इसमें ना जो d5/dt है ना, इसको जो मैग्नेटिक फील्ड वाली है ना, वो वाला एक बार रख के देखना, ओके मैम, फिर देखना, फिर आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। चलो एवरीवन बाय। बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम।